हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। 12th क्लास की फिजिक्स है जिसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में जो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज लगा रखा है इसका उसी को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं आज के सेशन की ओर, आज के टॉपिक की ओर, यानी एक्सरसाइज है यानी न्यूमेरिकल क्लास है। ठीक है, इसमें बात करेंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहां पर देखिए स्क्रीन पे आ चुका है फर्स्ट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर का। चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है। ये संधारित्र रहा, यानी ये जो दोनों मतलब दोनों प्लेट है संधारित्र का और अरेंजमेंट किए हैं तो ये संधारित्र हो। जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। यानी ये जो प्लेट है वृत्ताकार, ये जो प्लेट है वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या बोला जाए तो इसकी त्रिज्या यहां पे दे रखा है R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दूंगा तो ये हो जाएगा इतना। ये इसकी त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। बट इसके बीच की जो दूरी है ये दूरी रहा, ये d है और d का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यानी d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, यही दे रखा है। संधारित्र को एक बाह्य स्रोत जो चित्र में नहीं दर्शाया गया है, यानी संधारित्र को एक बाहरी स्रोत से, सोर्स से जोड़ा गया है ना, बाह्य स्रोत द्वारा आवेशित किया जा रहा है जो चित्र में दर्शाया नहीं गया है। आवेशकारी धारा नियत है और इसका मान इतना है। यानी ये जो विद्युत धारा जा रही है ये आई है, इसको तार में प्रवाहित हो रहा है तो इसको चालन धारा बोलेंगे जो आईसी है। और कितनी वैल्यू है इसकी? 0.15 एम्पियर है, यही है। चलिए ठीक है। अब देखिए बात यहां पे होती है ये नंबर में, धारिता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर का परिकलन कीजिए। यानी पहले नंबर सवाल में यहां पे दे रखा है ये नंबर में कि आपको धारिता निकालना है। तो ये एक प्रकार का क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है उसकी फार्मूला होता है एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होता है। चलिए ठीक है। अब देखो बारी बारी से वैल्यू बैठा देंगे। एप्सिलॉन नोट है तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पुट करेंगे जो कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 होता है। चलिए ठीक है। या नहीं तो यहां पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 एसआई में होता है। यानी इसकी वैल्यू बोले तो यहां न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यहां पर एप्सिलॉन नोट को इधर ले चले जाओ, इसको इधर ले लाओ तो यहां पर एप्सिलॉन नोट के जगह पे आ जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर आएगा। एप्सिलॉन नोट को यहां पहुंचा दीजिए और इसको यहां लाइए तो 9 चौके 36 पाई हो जाएगा। ठीक, और 10 पे पावर 9 इधर आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 10 पे पावर -9 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब एप्सिलॉन नोट रखा, एरिया चाहिए तो पाई आर स्क्वायर होगा। इस प्लेट का एरिया पाई आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 144 हो जाएगा। सबसे पहले 144 गुने 10 पर पावर -4 हो जाएगा बाई डी। डी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो 5 गुने 10 पर पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, 36 चौके हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 4 है, आगे बढ़ाइए और यहां से देखिए बाई 5 रहने दीजिए
ये जो -2 पावर है ऊपर लेके जाएंगे तो ये डबल जीरो बैठा लेगा और गुने 10 पे पावर माइनस कितना है 9 और 4 -13 फैराड होगा। अब इसको भी यहां पे कट कर सकते हो 5 से 80 आएगा तो इसको लिख सकते हो 8 इंटू 10 पर पावर 1 जीरो -13 तो -12 फैराड यानी 8 पिको फैराड होगा। तो ये क्या निकाल लिया मैंने, ये धारिता निकाल लिया। अब क्या निकालना है, इसी में एक और सवाल दे रखा है जो है विभवांतर परिवर्तन की दर का परिकलन कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसी में है ऐसा, तो मुझे निकालना है क्या चीज, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऐसा, तो यहां पे ऐसा कर दीजिए, यहां पे Q इज इक्वल टू होता है सी भी, दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या dQ बाई dt आएगा, C कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dV बाई dt। अब देखिए dQ बाई dt आई होगा, C dV बाई dt। अब मुझे dV बाई dt निकालना है तो dV बाई dt इज इक्वल टू आई बाई सी हो जाएगा। हो गया ऐसा, तो dV बाई dt है, यहां पे dV बाई dt इज इक्वल टू आई बाई सी, तो आई का जो वैल्यू दे रखा है वो है 0.15, 0.15 बाई सी ले लेते हैं तो 8 है इंटू 10 टू दी पावर -12 है। ओके, तो यहां पर देखिए होता क्या है, यहां पर से पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा डबल जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/8 इंटू 10 टू दी पावर -10 है, नीचे सॉरी 12 है और +2 आया तो -10 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा +10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इतना वोल्ट लिखेंगे और पर सेकेंड लिखेंगे, इतना वोल्ट पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो यहां पर इस तरह से dV बाई dt निकाल दिया गया। अब आगे हैं अगले सवाल की ओर, प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, विस्थापन धारा ज्ञात करना है, तो विस्थापन धारा ये बतलाना है कि कितना होगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर विस्थापन धारा जब निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए विस्थापन धारा ID जिसकी फॉर्मूला होती है यहां पर d फाई e बाई dt, यही होता है। अब देखिए एप्सिलॉन नोट है, d बाई dt रहने दें, गॉस के नियम से क्या होता है, फाई के जगह पे q बाई एप्सिलॉन नोट होता है। एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 1 बाई एप्सिलॉन नोट बाहर आ गया, और ये क्या होगा, यहां पर dq बाई dt होगा, एप्सिलॉन नोट कैंसिल, dq बाई dt तो वही आई होगा, मतलब IC होगा, तो यहां पे ID इज इक्वल टू IC जो कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर। तो यहां पर क्या देखने को मिला, जो विस्थापन धारा है वही चालन धारा है, दोनों आपस में क्या है, यहां पर बराबर है। चलिए बी बन गया। अब आते हैं सी में, क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट कीजिए। तो अभी मैंने दिखा दिया कि इधर से आने वाला जो कंडक्शन है, जो चालन धारा है, ये प्लेट के बीच से जो गुजरेगा ये जो है से क्या होगा, विस्थापन धारा होगा। तो जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं सी नंबर में, हाँ
हाँ, क्यों? क्योंकि जितना आने वाली है प्लेट पर उतना जाने वाली है। उसी तरीके से इस प्लेट पर भी क्या होगा, आएगा विस्थापन, जाएगा कौन, चालन धारा, जो आपस में बराबर होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं क्या चीज, बीजीय योग IC प्लस ID इज इक्वल टू 0। यानी दोनों प्लेट पर जितना आने वाली है उतना जाने वाली है, तो विद्युत धारा का बीजीय योग 0 हो गया। चलिए, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी त्रिज्या R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। ओके, त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों से बना है। इसकी धारिता इतना है। संधारित्र को इतना वोल्ट और इतना रेडियन पर सेकेंड कोणीय आवृत्ति के किसी स्रोत से जोड़ा गया है। देखिए यहां पर AC स्रोत है, जोड़ा गया है। चालन धारा का RMS मान क्या है? तो सबसे पहले देखिए, बारी बारी से लिख लेता हूं। सबसे पहले प्लेट की जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 गुने 10 पर पावर -2 मीटर। ओके, ये दे रखा है। इसके बाद क्या दे रखा है, सो देखिए, इसकी धारिता C यानी 100 पिकोफैराड है, जिसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 2 और 10 पे पावर -12 फैराड, यानी 10 पर पावर -10 फैराड आएगा। ओके, अब देखो ये जो है से दे रखा है ERMS या तो VRMS, इसका वोल्टेज आई ओमेगा दे रखा है। तो यहां पर ERMS की बात की जाए तो 230 है वोल्ट, ओमेगा की बात की जाए तो 300 रेडियन पर सेकेंड है, दे रखा है ऐसा। अब ए नंबर में चालन धारा का RMS मान क्या है? तो देखिए ए नंबर, चालन धारा का RMS मान क्या होगा, ERMS बाई प्रतिरोध होगा। तो ये जो है वो कैसा है, कैपेसिटर वाला है। तो कैपेसिटर वाला में यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाएगा तो कैपेसिटर का जो क्या होगा, धारितीय प्रतिघात होगा, उसको यूज करें, जो कितना होगा XC। इसी को लिखेंगे ERMS XC मतलब 1/ओमेगा C। ओमेगा C ऊपर चला जाएगा तो ERMS इंटू ओमेगा C। ERMS 230, ओमेगा 300, C का मतलब 10 पर पावर -10 होगा ऐसा। अब देखिए यहां से क्या होगा, जरा ये समझ लें। ये आ जाएगा 23 तिया 69 69 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो यहां से बच जाएगा -7 एम्पियर। इसको लिख सकते हो 6.9 और 10 टू दी पावर -6, तो उसको लिखेंगे माइक्रो एम्पियर। तो ये हो गया RMS धारा चालन का। अब देखिए, क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, इसको प्रूफ करके दिखाना, बी नंबर। तो देखिए यहां पे विस्थापन धारा का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट डी फाई और बाई डी टी। एप्सिलॉन नोट, यहां से डी फाई के जगह पे क्यू बाई एप्सिलॉन नोट और बाई डी टी, किससे, गॉस के थ्योरम से, गॉस के नियम से। अब यहां पर देखिए एप्सिलॉन नोट आएगा, एप्सिलॉन नोट यहां पे कांस्टेंट है 1 बाई, बाहर हो जाएगा dq बाई dt। ये कटेगा, dq बाई dt आवेश के प्रवाह का है, माने कंडक्शन है, तो क्या हो जाएगा id बराबर ic होगा। यही तो बोला गया था। क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, तो बोलना है S, यानी हां। यस और नो में जवाब देना था। चलिए बी नंबर भी बन गया। अब आते हैं
सी नंबर में प्लेटों के बीच अक्ष से, देखिए प्लेटों के बीच अक्ष यही वाला है, अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से ऐसे 3 सेंटीमीटर की दूरी यानी स्मॉल आर ले लीजिए, ठीक है, दूरी पर स्थित बिंदु पर बी का आयाम ज्ञात कीजिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, यही बोला जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस बिंदु पर निकालना होगा। तो यहां पर ऐसा करेंगे कि सबसे पहले यहां पर एम्पियर का परिपथीय रूल लगाएंगे, यही। तो इसके अंदर से कितना विद्युत धारा जाएगी पहले ये निकाल लेना होगा, ठीक है, आई इन निकाल लेना होगा। तो कैसे निकालें, देखिए पूरे जो ये प्लेट है जिसकी त्रिज्या आर है, तो पूरे से तो आई डी जाएगा, यानी पूरे क्षेत्रफल से। तो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, बड़का आर स्क्वायर, और मुझे छोटका से जाने वाला निकालना है। तो इसके लिए यहां पर देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले सी नंबर, देखिए बड़ा सा एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इससे क्या विद्युत धारा जाएगी, आई डी जाएगी, आई डी, ठीक है। अच्छा, तो 1 से कितना जाएगा, आई डी बाई पाई आर स्क्वायर जाएगा। तो मुझे कितना से लेना है, पाई आर स्क्वायर से। तो आई डी बाई पाई आर स्क्वायर और गुने पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। तो ये जो आई इन है वो निकल गया, पाई पाई कैंसिल, आई डी बाई आर स्क्वायर है इंटू स्मॉल आर स्क्वायर है, ओके। अब जो है से एम्पियर जी के परिपथीय नियम अप्लाई कीजिए। क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट और ये होता है dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन होता है। तो देखिए ये होगा b इंटू dl, मतलब वो कौन सा सर्कल बनाएगा, तो ये वाला, इतना ही पर, इतना पर निकालना है, आर डिस्टेंस पर, ठीक है, स्मॉल आर पर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, और म्यू नोट आई इन कितना गया है उससे, आई डी। तो ऐसा करता हूं, यहां पे आई डी लिखता हूं, और बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा, तो एक आर से एक आर तो ये कट जाएगा, नीचे आ जाइए। तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर, यही हो गया। अब देखिए आई डी है तो मुझे बी नोट चाहिए, ये तो आरएमएस वैल्यू है, तो मुझे बी नोट चाहिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, म्यू नोट बाई 2 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर इंटू आई डी। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आई नोट लिखेंगे, तो आई नोट मतलब क्या होता है, √2 इंटू आई आर एम एस, पीक वैल्यू √2 इंटू आई आर एम एस। अब सबका वैल्यू मुझे मालूम है, जैसे म्यू नोट है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, ठीक है, बाई क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करोगे तो 36, अब सेंटीमीटर से मीटर में लाना है, 10 टू दी पावर -2 स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इंटू स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा। अच्छा, इंटू √2 तो 1.414, और आई आर एम एस 6.9 माइक्रो एम्पियर, यानी 10 टू दी पावर -6, देखिए यहां पर ला चुके 6.9 माइक्रो एम्पियर, इतना हो गया। तो इतना टेस्ला आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.63 इंटू 10 टू दी पावर -11 टेस्ला आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा।
ये हो गया। अब यहां पर आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल। 10 टू दी पावर -10 मीटर तरंगदैर्ध्य की x किरणों, तरंगदैर्ध्य दे रखा, इतना तरंगदैर्ध्य का प्रकाश तथा 500 मीटर की रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान है? तो देखिए ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग में तरंगदैर्ध्य बदलती है तो उसकी आवृत्ति बदलती है, लेकिन उसकी जो चाल होती है, निर्वात में चलेगा तो सब एक चाल से चलेगा। यदि कोई दूसरा मीडियम है तो उसमें भी सभी के लिए चाल एक समान होगा। तो यहां पर चाल समान होगा, यानी बोलिएगा कौन सी राशि, भौतिक राशि, तो चाल यानी C, जो कितना होगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किसके लिए, निर्वात में। आ तो एक्स किरणें की बात करो, प्रकाश की बात करो, या तो रेडियो तरंग की बात करो, यानी ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग आएंगे सभी के लिए चाल निर्वात में यही होगा। तो यही समान भौतिक राशि माना जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है। देखिए यहां पर क्या है, इधर एक्स अक्ष हुआ, इधर क्या हुआ, वाई अक्ष हुआ, और इधर क्या हुआ, तो जेड अक्ष हुआ। जेड अक्ष के अनुदिश क्या हो रहा है, चल रही है कौन, विद्युत चुंबकीय तरंग। और एक चीज याद रखें, विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचरण होती है वो किधर होती है, E क्रॉस B के अनुदिश होता है। मतलब जेड अक्ष के अनुदिश संचरण है, मतलब E क्रॉस B की दिशा इधर ही होगी, E क्रॉस B की दिशा इधर होगी। तो अब यहां पर देखिए ये तो हो गया। इसके विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? तो सपोज कर लीजिए, मान लेता हूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश है E, और यहां पर B। क्या E क्रॉस B करेंगे, E क्रॉस B करेंगे तो E क्रॉस B जेड में जा रहा है, हाँ जा रहा है। इसका मतलब है कि E जो है वो किधर है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश। ओके, अब B जो है, B क्रॉस E से चेक किए तो B क्रॉस E क्या है, वाई अक्ष के अनुदिश। ओके, तो ये हो गया। अब यहां पर क्या बोला है, यदि तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति ये है, तो आवृत्ति इज इक्वल टू होता है, देखिए यहां पे कितना है 30 मेगा, मेगा मतलब 10 टू दी पावर 6 हर्ट्ज, यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर 7 हर्ट्ज, यही है। अब मुझे क्या चाहिए, तो उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, तो तरंगदैर्ध्य लेमडा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी। सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाई फ्रीक्वेंसी, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 7। ये कटेगा तो यहां से क्या आएगा, 3 से 3 ई 10 बच जाएगा, यानी 10 मीटर, यानी लेमडा की वैल्यू आ गया 10 मीटर। हो गया ऐसा। अब देखिए ये तो क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए एक रेडियो इतना मेगा हर्ट्ज से इतना मेगा हर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, संगत तरंगदैर्ध्य बैंड क्या होगा? तो पहले देखिए फ्रीक्वेंसी 1 है तो 7.5 मेगा मतलब 10 टू दी पावर 6 हर्ट्ज है। तो यहां से लेमडा 1 निकाल लो, वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो C बाई फ्रीक्वेंसी 1
3 इंटू 10⁸ बाई फ्रीक्वेंसी ले लो 7.5 10⁶। ये जो है से यहां से ऐसा है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये है 3/7.5 इंटू 6 है 8 है पावर, यानी 10 पर पावर 2 बचेगा, एक पावर और जाएगा तो यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000/75। काट दीजिए, यहां से कटेगा तो 75 चौके 300 यानी 1040, 40 मीटर आया पहली वाली। दूसरी वाली की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी है 12 मेगा हर्ट्ज है, तो ऐसा करता हूं 12 मेगा मतलब 10⁶ हर्ट्ज है, ठीक है। अब देखिए वेवलेंथ लैम्डा 2 है तो सी बाई क्या है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी सी बाई फ्रीक्वेंसी हो गया ऐसा। अब देखिए सी का वैल्यू दीजिए 3 इंटू 10⁸ F2 तो 12 इंटू 10⁶ हो गया ऐसा। अब यहां से कैंसिल 4 आएगा, ऊपर जाएगा 100 बचेगा बाई 4 कट करेंगे 25 मीटर, यानी लैम्डा 2 हो जाएगा क्या चीज 25 मीटर। इस तरह से यदि हम वेवलेंथ बैंड लें तो क्या होगा 40 माइनस 25, यानी यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं 40 मीटर से 25 मीटर या तो 40 माइनस 25 मीटर, ये बैंड विड्थ आ जाए, है ना, यानी वेवलेंथ बैंड यानी तरंगदैर्ध्य बैंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए एक आवेशित कण अपनी माध्य साम्य अवस्था दोनों ओर इतना से क्या करता है, आवृत्ति से दोलन करता, तो जिस आवृत्ति से वो दोलन करेगा उसी आवृत्ति से उसकी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तन होगा, क्योंकि उसके दोलन के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, उसकी उत्पत्ति हो रही है इसी से, यही उसका सोर्स है, स्रोत है। तो जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसकी जितनी आवृत्ति होगी उतना ही विद्युत चुंबकीय तरंग की भी आवृत्ति होगी, तो दोलन करता है। दोलक द्वारा जनित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी है, तो बोलना है सेम है 10⁹ हर्ट्ज है, क्योंकि वही उत्पन्न कर रहा। आगे बढ़ देखिए, निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम इतना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की पीक वैल्यू, शिखर मान B0 इतना, नैनो मतलब 10⁻⁹ टेस्ला दे रखा है, यानी जिसको लिख सकते हो 51 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है, यानी मुझे क्या चाहिए E0 चाहिए, E0 इज इक्वल टू वाट, तो C इज इक्वल टू होता है E0 बाई B0, यही तो होता है। अब क्या करेंगे, मुझे B0 नहीं दिया हुआ है, E0 मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे C इंटू B0 करेंगे, तो C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ इंटू B0 51 है इंटू 10⁻⁻8 है। ये तो ऐसे ही कट जाएगा, इसको मल्टीपल कर दीजिए, 3 5 3 15 153 आ जाएगा, इतना वोल्ट पर मीटर होगा या तो न्यूटन पर कूलम, यही तो आएगा। अच्छा आगे बढ़ता हूं, अब देखिए
कल्पना कीजिए कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम इतना है, यानी विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन पर कूलम है, मतलब शिखर मान विद्युत क्षेत्र का। इसकी आवृत्ति दे रखा है 50 मेगाहर्ट्ज, यानी 10 टू दी पावर -6 हर्ट्ज, जिसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू दी पावर 7 हर्ट्ज। हो गया ऐसा। अब हम ए नंबर की बात करें, यहां पर बी नोट निकालेंगे तो बी नोट क्या हो जाएगा, सो देखिए C इज इक्वल टू E नोट बाई बी नोट। C इज इक्वल टू E नोट बाई बी नोट। तो बी नोट इधर ले जाएगी। अब देखिए यहां से E नोट बाई C हो जाएगा। E नोट लीजिए तो E नोट की वैल्यू 120 बाई C 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 होगा। अब देखिए यहां से 4 तिया 12 40 गुने 10 पर पावर -8 टेस्ला होगा, यानी 4 गुने 10 पर पावर -7 टेस्ला। बिनोट निकल गया, शिखर मान निकल गया। अब देखिए के निकालना है, तो के निकालने के लिए लेमडा की जरूरत है, तो यहां पर लेमडा भी निकालना ही। तो क्या होगा, सी बाई फ्रीक्वेंसी हो, सी का वैल्यू दे दीजिए 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी इतना, और फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना है, 7 है। कैंसिल कीजिएगा तो 1 जीरो बच जाएगा, 30/5 काट दीजिए 6 मीटर आएगा, यानी लेमडा कोई पूछे इसमें तो 6 मीटर होगा ऐसा। अच्छा, एक चीज और पूछा गया है जो क्या है, के का मतलब होता है 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा का वैल्यू 6, कट कर दीजिए पाई बाई 3, यानी इतना रेडियन पर मीटर। के की वैल्यू निकल गई, तो ये हो गया यहां पर के से, तो ये हो गया 2 पाई बाई लेमडा। अब आएगा ई की वैल्यू निकालेंगे। ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओके, तो यहां पर देखिए सबसे पहले मान लो एक्स अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र की प्रोपेगेशन हो रही, तो यहां पर क्या होगा, ई होगा, तो वाई अक्ष में जाएगा। ठीक है, वाई अक्ष में, और जेड अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि एक्स अक्ष में मान रहे हैं संचरण, तो ये क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ओमेगा तो नहीं निकला है, ओके कोई बात नहीं, तो यहां पर देखिए ई नोट कितना है, 120 है, साइन होगा, हो गया। देखिए ई नोट साइन ओमेगा टी, ओमेगा का मतलब क्या होगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो यहां से क्या आएगा, सो देखिए 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू दी पावर 7 इंटू टी होगा। देखिए 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लगा दिए, हो गया ऐसा, इंटू टी माइनस के का वैल्यू भी लिख चुका हूं, कितना, पाई बाई 3 है, तो ये हो गया पाई बाई 3 इंटू एक्स, इतना हो गया। यानी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ई वाई, और ये लग गया जे कैप।
ठीक है। उसी तरीके से मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो बी जेड होगा, क्योंकि जेड अक्ष में होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश संचरण माना हूं। तो ये हो गया बी नोट, साइन होगा, ये होगा ओमेगा टी, ठीक है, और माइनस के एक्स, या तो देखिए के एक्स माइनस ओमेगा टी भी दे सकते हैं, ठीक है, यहां पर के एक्स पहले और माइनस ओमेगा टी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे इसमें लिख दिया कोई बात नहीं, इसमें यहां पर ऐसे लिख देते के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे रख दे, ठीक है। तो बी नोट यानी बी जेड होगा, बी नोट की वैल्यू कितना है, तो बी नोट निकाले हैं, देखिए यहां पर 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, साइन होगा के एक्स, देखिए तो पाई बाई 3 यहां पर है और एक्स है माइनस ओमेगा, तो ये इसी को देखो ओमेगा टी है ना, इसी को लग बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 पाई इंटू 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा, और ये टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा के कैप, हो गया ऐसा। तो इक्वेशन ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ता हूं, देखिए वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की परिभाषिकी पाठ्य पुस्तक में दी गई, मतलब रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, सब बारी बारी से दे रखा गया है, उसमें उसकी तरंग दैर्ध्य दे रखा गया। अब कहता है इसमें कि इस सूत्र यानी विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा के लिए यानी फोटोन के लिए का उपयोग कीजिए, तथा ईएम माने विद्युत चुंबकीय जो वर्णक्रम है के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में फोटोन की ऊर्जा निकालिए। फोटोन ऊर्जा के जो विभिन्न परिमाण आप पाते हैं वो वैद्युत चुंबकीय विकिरण के स्रोतों से किस प्रकार संबंधित है। देखिए तो सबसे पहले देखिए यहां पर E इज इक्वल टू एच एफ बोला गया, इसको हम लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। अब देखिए ए जो E इज इक्वल टू एच सी है, ये एच का वैल्यू तो जानते हैं, प्लांक नियतांक है, ठीक है, जो 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 है। सी का वैल्यू भी जानते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 है, तो ये हो जाएगा 124 गुने 10 पर पावर यहां पर -8 बाई लेमडा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये मीटर लगा दीजिए। अब बारी बारी से इसको यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहां पर देखिए गामा किरणें, ये लोअर, देखिए गामा किरणें का वेवलेंथ यहां से यहां तक है, तो जैसे इसको यूज करना तो यहां पर E इज इक्वल टू 124 गुने 10 पर पावर -8, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, और बाई यहां पर लाके लगा दूंगा लेमडा के जगह पे इसका वेवलेंथ 10 पर पावर -10 मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +10, तो -8 है वो खत्म 2, तो ये हो जाएगा 12 4 और 00, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से इसके लिए लगा दूंगा तो E इज इक्वल टू 124 गुने 10 पर पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई 10 टू दी पावर -14 मीटर, फिर मीटर मीटर कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें अब आ जाइए एक्स किरणें में, तो पहली वाली के लिए 124 गुने 10 पर पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर ले लीजिए बाई लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू ये वाला लगाइएगा तो 10 टू दी पावर -8 मीटर, एक बार निकल जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा, इसको है ना इतना आ जाएगा। दूसरी बार जब लगाइएगा तो 124 गुने 10 पर पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई लेमडा यानी 10 टू दी पावर
13 मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, इसको आप सोल्व कीजिए, ऊपर ले जाए। उसी तरीके से परावैगनिक किरणें के पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी वही होगा, E इज इक्वल टू 124 गुने 10 पर पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई 10 टू दी पावर -7 मीटर, पहली बार। अब फिर दूसरी बार क्या करोगे, -10 लगा दीजिएगा, पावर कट कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। दृश्य प्रकाश के लिए आइएगा, तो यहां पर 124 गुने 10 पर पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई 10 टू दी पावर -7 मीटर, क्या होगा ऐसा। अच्छा, ये कट कर दीजिए, है ना, ये आ जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल, 10 पर पावर में, तो ये 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचे। यानी लेमडा का वैल्यू केवल पुट कर दीजिए, सभी का एनर्जी निकलते चला जाएगा। ओके, अब देखिए अवरक्त विकिरण है, इसमें भी वही चीज करना है। E इज इक्वल टू 124 गुने 10 पर पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर लाइए, पहली बार लेमडा 10 टू दी पावर -7 मीटर, कैलकुलेट करके आएगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरीके से इसको अगर लाके बैठा दीजिएगा, इतना इंटू 10 टू दी पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई 10 टू दी पावर -4 मीटर, हो गया। ओके, उसी तरीके से सूक्ष्म तरंग आ जाएगा, तो यहां पर E इज इक्वल टू 124 गुने 10 पर पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई 10 टू दी पावर -3 मीटर, इसको सोल्व कर लीजिए, मीटर मीटर कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से यहां पे Hc, तो यहां पे देखिए ये इतना आएगा 10 टू दी पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई 1 मीटर, कट जाएगा सीधे 124 इंटू 10 टू दी पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जवाब आ गया ऐसा। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर आता है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र इतना आवृत्ति तथा इतना आयाम से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। यानी आवृत्ति की बात की जाए तो कितना हो गया, 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 हर्ट्ज हो गया। और विद्युत चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का बात हो रही है, तो आयाम कितना है 48, और ये वोल्ट पर मीटर है। अब कहता तरंग की तरंगदैर्ध्य कितनी, ए नंबर में तरंगदैर्ध्य, तो सी बाई क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी हो। अब देखिए सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाई फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 होगा, तो ऊपर लेकर चले जाऊंगा तो देखिए होगा क्या, 3/2 आएगा, 10 टू दी पावर -2 होगा, यानी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर तरंगदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है, यानी बी नंबर आयाम क्या है, यानी बी नोट क्या है, यानी बी नोट इज इक्वल टू व्हाट, तो सी इज इक्वल टू ई नोट बाई बी नोट, यही तो होगा। अब क्या करना होगा, बी नोट मुझे निकालना है, तो बी नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई सी लाइए, ई नोट की वैल्यू पुट कीजिए 48 बाई सी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, हो गया ऐसा। अब कुछ कैंसिल होने वाला है, तो 16 ऊपर लेकर चले जाइए, 16 इंटू 10 टू दी पावर -8 टेस्ला हो जाएगा, हो गया ऐसा। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पे कुछ और दे रखा है बी नंबर में, सी नंबर में, यह दर्शाइए कि ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व,
बी क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। यानी देखिए यहां पर सी में है ई का औसत ऊर्जा घनत्व होता है, क्या चीज, ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व होता है औसत 1/4 बी नोट स्क्वायर, बी नोट स्क्वायर होगा और बाई म्यू नोट होगा, यही होगा। लेकिन दोनों दिखाना है कि बराबर है। तो सबसे पहले यहां पर C इज इक्वल टू होता है बी नोट, सॉरी ई नोट बाई बी नोट होता है, इसी को यूज करना है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे 1/4 रहने दीजिए, बी नोट स्क्वायर के जगह पे लाइए, क्या लाइएगा, देखिए बी नोट इधर चला जाएगा तो बी नोट यहां आ जाएगा, तो बी नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई सी आएगा। तो इसको लिखिएगा ई नोट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बट यहां पे सी का कुछ ऐसा वैल्यू होता है म्यू नोट एप्सिलॉन 1/। तो यहां पर देखिए यू बी एवरेज ले रहा हूं, जो आया क्या है 1/4 म्यू नोट इंटू ई नोट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/म्यू नोट ई नोट होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब देखिए यहां से कैंसिल कर दीजिए, म्यू नोट कट जाएगा, ये ऊपर लेकर चले जाएंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर हो जाएगा। यही तो है विद्युत क्षेत्र के लिए। तो यहां पे यू बी यानी चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र के औसत यानी एवरेज ऊर्जा घनत्व के बराबर हो गया। इसी को तो दर्शाना था, यही तो दर्शा दिया गया। तो इस तरीके से इस चैप्टर का न्यूमेरिकल समाप्त।